प्रत्याशी को मौका देना चाहिए जिसने पार्टी के अंदर काम किया हो, जिसने हरिओम सिंह जी के जो पुत्र हैं कीवी बना, वो भी उद्योगपति हैं, उन्होंने भी बीजेपी की जाजम कभी नहीं उठाई है। और किरण महेश्वरी की जो बेटी हैं वो भी बहुत बड़े उद्योगपति की बेटे की बहू है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जाजम कभी नहीं उठाई है। एक नया आरोप अभी भाजपा पर लग रहा है, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, वो है वंशवाद के उम्मीदवार जो हैं तनसुख जी बोरा के लिए बताया था कि वो बहुत पैसे वाले हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो ये खुद मान रहे हैं कि बाकी के दूसरे जो भी आएंगे वो भ्रष्टाचार करेंगे। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस की जो यात्रा अलग अलग वर्गों तक जाकर उनके विषय को टटोल रही है, उसी क्रम में हम आ चुके हैं आज कांगरोली बस स्टैंड। वहाँ हमारे साथ जो चेहरे दिख रहे हैं, हालांकि आप सभी उन सभी चेहरों से परिचित होंगे। एक संक्षिप्त भूमिका में बता दूं कि ये मॉर्निंग टी ग्रुप है और जो मॉर्निंग और ये नई सुबह हर नए विषय पर यहाँ एक विस्तृत चर्चा होती है। तो आज कहीं ना कहीं हम भी ये कोशिश करेंगे कि आगामी उपचुनाव के बाद ये मॉर्निंग ग्रुप किस नई सुबह की उम्मीदें लिए बैठे हैं, किस नई उम्मीदों की तलाश में है, एक नई सुबह के माध्यम से कौन से नए विषय उनको लगता है कि अब पूरे होने वाले हैं। और जो चेहरे मैंने बताया, तो यहाँ आपको हर वर्ग और हर विचार का आदमी दिख रहा होगा। हर व्यक्तित्व जो आपको नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस शहर पर अपनी एक मजबूत छाप रखता है। तो इस क्रम में मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि जो हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, प्रस्तावित है, शायद अगले माह तक संपन्न हो जाएंगे, जो भी प्रत्याशी जीत के आता है, आपको क्या लगता है कि राजसमंद का क्या विज़न होना चाहिए, या राजसमंद की या आपके इस मॉर्निंग ग्रुप की उनसे क्या उम्मीदें हैं? सर्वप्रथम तो अभी तो प्रत्याशी चयन होना बाकी है। जो भी प्रत्याशी चयन होगा उसके बाद किस पार्टी से कौन प्रत्याशी आता है उसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि ये प्रत्याशी खरा उतरेगा विकास के ऊपर। और राजसमंद बहुत ही पिछड़ा हुआ है विकास के मामले में। हम तो यही कहना चाहते हैं जो भी प्रत्याशी आए राजसमंद के बारे में सोचे। जिस तरह हमारे मोहनलाल जी सुकड़िया साहब और निरंजन नाथ जी आचार्य जो जेके टायर फैक्ट्री लेके आए यहाँ पर, और खारी फीडर जो लाइफ लाइन है राजसमंद की उन्होंने बनाई है, इसी तर्ज पर अगर ये एक इंडस्ट्री और खारी फीडर को अच्छा किया जाए तो राजसमंद के लिए विकास में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। राजसमंद शहर इन इंडस्ट्री और खारी फीडर से बहुत अच्छी उन्नति करेगा। आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो जो राजसमंद में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को दूर करें। और राजसमंद में जो पहले उद्योग हैं, निश्चित आज भी उद्योग बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपेक्षा है, जितनी अपेक्षा है उतने उद्योग यहाँ लग नहीं पाए। जो भी विधायक बने वो राजसमंद उद्योगों का प्रयास करेगा, अपने स्तर पर उद्योग लावें। और राजसमंद झील में जो पानी की समस्या है, पानी में आने में जो बार बार झील बनने में समस्या आती है, किसानों को आवश्यकता रहती है, शहर को पानी की आवश्यकता रहती है, उस झील बनने में अपना प्रयास करें। और इस राजसमंद को पूरा राजस्थान और भारतीय के नक्शे में ये पर्यटन की दृष्टि से इसकी जो आवश्यकता है, पूरे जिले में राजसमंद जिला और राजसमंद विधानसभा में इतने क्षेत्र है कि उसके आगे पर्यटन की दृष्टि से हम देखें, उसका विकास करें तो यहाँ निश्चित ही अगर बाहर से लोग आएंगे तो राजसमंद का विकास करेंगे। इसके पूर्व जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने अपने प्रयास किया है, जो विधायक सरकार रही है उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन विकास की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है। जो भी नए व्यक्ति आएगा उसके लिए भी रास्ते खुले हैं कि वो आके राजसमंद विकास को आगे बढ़ावें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता चुनीलाल जी और महेश जी ने बताया, विकास की संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कर इस बात को शुरू करूंगा कि मकान मालिक में और किराएदार में फ़र्क होता है। मकान मालिक जब उस मकान में रहता है तो अपने मकान को अपना समझकर पूरा उस पर ध्यान देता है। किराएदार होता है, उसको पता है कि मैं कभी भी यहाँ इस मकान को छोड़ के जा सकता हूँ, तो वो उस मकान का कभी ढंग से ध्यान नहीं दे पाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रत्याशी पार्टी चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस बार चुनाव का जो है वो स्थानीय मुद्दा है।
क्योंकि किराएदार तो कभी भी चला जाएगा, स्थानीय होगा वही अपने घर का ध्यान रख पाएगा। तो स्थानीय चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे यहाँ स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार दोनों पार्टी का अगर मैं इतिहास बताऊं तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्थानीय लीडर दिया है, चाहे नानालाल जी खटीक हों, मदन लाल जी खटीक हों, बंशीलाल जी गहलोत हों, नारायण सिंह जी भाटी हों, हरि सिंह जी राठौड़ हों, सभी स्थानीय हैं। इसके इतर अगर अपन भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं तो कैलाश मेघवाल जी बाहर के, खोईवाल जी बाहर के। खोईवाल जी को तो यहाँ के लोकल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें एक हमारे महेश जी बैसाख भी विराजमान है, इन्होंने ही विरोध कर कर और खोईवाल जी को विरोध कर कर और यहाँ से हटाया, क्योंकि इनको मालूम था कि स्थानीय लीडर होना चाहिए। इन्होंने 2 बार उसको सहन किया, लेकिन तीसरी बार उसका विरोध कर कर और उनको यहाँ से टिकट नहीं लेने दिया। उसके बाद किरण जी माहेश्वरी आई तो वो भी किराएदार ही थी। तो हम चाहते हैं कि दोनों पार्टी स्थानीय लीडर देवें। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो नेता होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक नेता होता है विकास की राजनीति करने वाला, और दूसरा नेता होता है संबंध बनाने वाला। व्यक्तिगत संबंध बनाकर राज कर लेता है आदमी। हमारी पूर्व मंत्री और विधायक जो थी, उन्होंने व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रखे लोगों से। किसी के यहाँ शादी थी तो पहुँच गई, किसी के यहाँ मौत मरण हुई तो पहुँच गई। ये व्यक्तिगत संबंध वाली बात है। लेकिन ऐसा कोई विकास कार्य नज़र नहीं आता है जिससे वो अमर हो गई हो। जैसे डॉक्टर सीपी जोशी जी जब भी 100 साल पूरे होंगे, लेकिन उन्हें याद किया जाएगा 4 लेन के लिए, उन्हें याद किया जाएगा बागेरी के नाका के लिए, उन्हें याद किया जाएगा भीलवाड़ा में जो चंबल का पानी लाए उसके लिए, तो वो अमर हो गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ण चतुर्भुज योजना लेकर आए तो वो अमर हो गए। आज उन्हें पूरा हिंदुस्तान याद करता है कि ये 4 लेन का जो काम है वो अटल जी की कारण हुआ। तो हमारे जो पूर्व विधायक थे उनका ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता जिससे वो अमर हो गए हों। तो अब हम चाहते हैं दोनों ही पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार आए ताकि वो ऐसे काम करे कि वो अमर हो जाए। धन्यवाद। अमर होने वाला प्रत्याशी चाहिए हमको। हालांकि बड़ी सहूलियत की राजनीति है, स्थानीय बाहरी का मुद्दा बड़े ही बारीकी से गोविंद जी भाई साहब ने उठाया। ये जो अगर फ्रेम भी दिख रही हो तो आप कहीं ना कहीं महेश जी बालीवाल जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आपके एक तरफ चुनीलाल जी बंचोली जो अभी उपसभापति है, इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद जी भाई साहब है। तो 2 कांग्रेस के नेताओं के बीच में महेश जी भाई साहब कहीं ना कहीं फंसे हुए लग रहे हैं, और प्रयास भी हो रहा है कि उनको और भी फंसाया जा सके। स्थानीय बाहरी का जो विषय है, अभी बीच में जब वैभव जी के नाम की चर्चा हो रही थी तब थोड़ा विलुप्त हो गया था, अभी वापस कहीं ना कहीं उठ के आया है। मगर स्थानीय बाहरी के अलावा एक नया आरोप अभी भाजपा पर लग रहा है, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, वो है वंशवाद। तो ये इस आगामी परिदृश्य को किस प्रकार से देखते हैं भाई साहब? अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस नेता गोविंद जी ने जो बात रखी है, स्थानीय बात, 1-2 बात और रखी है जो पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व सरकार कर रही हैं। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी की आपने तारीफ की, लेकिन ये शायद भूल गए कि राजसमंद जिला बना वो माननीय बेरुसु शेखावत साहब बनाया, तो सबसे बड़ी राजसमंद को देन है। इसके पूर्व जो विधायक रहे हमारे बंसीलाल जी, उन्होंने राजसमंद के विकास के लिए बहुत काम किया। गोविवाल जी ने भी बहुत काम किया, और किरण जी महेश्वरी ने यहाँ के यहाँ पर्यटन के लिए 9 चौकी अपने राजसमंद जो झील है उस पर 1 करोड़ रुपये का काम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा 9 चौकी पर भी बहुत काम किया। महिला कॉलेज की स्थापना की, वो किरण जी द्वारा हुई। तो मैं माननीय गोविंद जी याद देना चाहता हूँ, उन्होंने काम किए हैं। हो सकता है बहुत सी बातों पे आपस में हम मतभेद हो, और आपने कहा था कि मैंने खोईवाल जी विरोध किया, वो मैंने विरोध नहीं किया, पार्टी के जो कार्यकर्ता उन सबका विरोध था, मैं भी उसमें शामिल था, ये हो सकता है। और केवल इसलिए विरोध नहीं था कि वो स्थानीय या बाहरी है, उनके कुछ कार्यों कारण उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने काम भी बहुत किया था, पार्टी को यहाँ राजसभा मौजूद भी किया था उन्होंने। और जो स्थानीय बाहरी चल रहा है, निश्चित ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहता है। निश्चित अगर राजसभा में कोई स्थानीय व्यक्ति होता है तो उसे राजसभा में लगाव रहता है, वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। और हम हमारे पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्थानीय हो, और जनता भी चाहती है, और निश्चित ही पार्टी की मानसिकता भी रहेगी कि स्थानीय मिले। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कोई भी यहाँ से अगर
पार्टी किसको टिकट देती है तो निश्चित ही यहाँ से भाजपा जीतेगी, क्योंकि राजसमंद ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो व्यक्ति है उसका कोई उसका कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। भले यहाँ किरण जी रहो, बंसीलाल जी हो, कैलाश जी मेघवाल हो, कोईवाल जी हो, यहाँ पर बीजेपी इतनी मजबूत है कि व्यक्ति कोई भी हो जीतेगा, यहाँ से कमल ही जीतेगा, मेरा यही कहना है। सारी बातों का सार महेश जी ने एक लाइन में बोला कि यहाँ से भाजपा ही जीतेगी, यहाँ से कमल ही जीतेगा। कमल नगर परिषद बोर्ड में भी काफ़ी लंबे समय से राजसमंद में जीतता आया है। इस बार कहीं न कहीं कमल का कमाल थोड़ा फीका रहा और कांग्रेस को बढ़त मिली। उस बढ़त के सहारे जो यहाँ उपसभापति नए निर्वाचित हुए हैं, चुनीलाल जी पंचोली हमारे साथ हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार कमल का कमाल चलेगा विधानसभा उपचुनाव में या कहीं कहीं वापस फिर से नई सेंध लगेगी? इस बार उपचुनाव के अंदर कमल का नामो निशान मिट जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा की गई है, जो कोरोना को देखते हुए इतना हिंदुस्तान के अंदर जो काम अशोक जी गहलोत ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आम जनता उससे राजी है और जो योजनाएं लागू की है अशोक जी गहलोत का द्वारा वो हमें फ़ायदा मिलेगा। और जो अभी वर्तमान में हमारे नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, जो इतना स्पष्ट बहुमत मिला हमें, जनता ने हमें स्वीकार किया है, हम उस जनता के मैंडेट के ऊपर हम खड़े उतर कर इस शहर के विकास में भागीदार बनकर और राजसमंद की विधानसभा सीट हम कांग्रेस की झोली में लाकर राजस्थान की विधानसभा में राजसमंद का विधायक भेजेंगे। ये कांग्रेस की विजय होगी, क्योंकि सीपी जोशी का आशीर्वाद इस बार राजसमंद के ऊपर पूरा है। जो आपने देखा हो तो जो घोषणाएं हुई है वो सीपी साहब के नेतृत्व में हुई है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ का विधायक कांग्रेस का बनेगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अलग अलग दावे हैं, दावों के साथ दावेदार भी है और हमारे साथ दावेदारों में से किसी के छोटे भाई भी हैं। तो जगदीश जी पालीवाल जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके भाई राजेश जी हमारे साथ है। आप पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, अभी अभिवक्ता है। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो दावे चल रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य की दावेदारी भी चल रही है, उस परिदृश्य में कैसे देखते हैं परिणामों को, या आपको क्या लगता है क्या इस बार ऊँट किस करवट बैठने वाला है? सभी को प्रणाम। मैं सम्मान करता हूं हमारे अंकल चुनीलाल जी का, पर आपने जैसा बोला है कि कमल का नामो निशान मिट जाएगा, ये बहुत दूर की बात है। कोई 1000-2000 या आसपास की लड़ाई हो तो हार जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग 30,000 वोटों से ऊपर से जीतने वाली है, तो हार और जीत ये बहुत दूर की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निश्चित ही, भले भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी, 30,000 ऊपर से वोटों से हम जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है? ऊँट, आपने सारी बातें सुनी, सभी समझी, इस बार ऊँट किस करवट बैठने वाला है? चुनीलाल जी भाई साहब के आप रोज़ सुबह मिलते हो, रोज़ सुबह बातें होती है, ऑफ द कैमरा कई बातें होती होगी, अब आपने लगभग सभी की बातें सुन ली है, क्या लगता है ऊँट किस करवट बैठेगा इस बार? ये तो वक्त की बात है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अलग अलग कयास हैं, ये तो जनता तय करेगी किसको जिताना है किसको नहीं जीता। पर इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है स्थानीय का। लोग पसंद करते हैं अपना प्रत्याशी स्थानीय हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। स्थानीय होगा तो उस पार्टी को 100% बेनिफिट मिलेगा, यह तय है। दिलीप जी हमारे पास बैठे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उस चाय से ऊर्जा आई होगी। हालांकि मैं जब भी इनको देखता हूँ इनमें ऊर्जा वैसे ही अपरंपार रहती है, मगर आज दिलीप जी से जानना चाहूँगा कि आपने सारे पहलू भी सुने हैं, आपकी आवाज़ से कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता भी है कि ये बोलेंगे तो फिर कहीं ना कुछ हाँ वो अल्लाह होना ही होना है तो इस क्रम में आपको क्या लगता है, दिलीप जी क्या सोचते हैं इस बार? पहले तो हेमेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और मॉर्निंग ये टी ग्रुप के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद। प्रभु द्वारिकाधीश जी की ये पावन नगरी है, श्री नाथ जी भी यहाँ विराजमान है, चारभुजा नाथ भी विराजमान है। हम तो ये चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास हो। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्षेत्र हमारा एक है, राजसमंद जिला है। उस क्षेत्र का विकास किस तरह के हो सके, सभी को मिलकर इसकी योजना बनानी चाहिए। और मेरा मानना ये है राजसमंद झील को विशेष लबालब भरने के लिए एक बड़ी योजना होनी चाहिए। मेरी उम्र हो गई होगी 27-28 साल के ऊपर। मैंने ये हमेशा देखा है, लोग कहते हैं एशिया की नंबर
दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। पर्यटक के हिसाब से मैंने कभी इतने पर्यटक नहीं देखे हैं। पर्यटकों को किस तरह से इस राजसमंद की झील को देखने के लिए लाया जाए, जिससे यहाँ के रोजगार के अवसर बढ़े, आमदनी बढ़े। और मेरा ये मानना है, हर समय से मैं देखता आ रहा हूँ मार्बल मंडी की बात होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस चीज़ को हमेशा वो भूल जाती है। मेरा मानना है कि मार्बल मंडी का ये अपार सैलाब है, इस सैलाब का उपयोग किया जाए और जहाँ यह रॉयल्टी के माध्यम से जो आय होती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आय यहाँ होती है, तो उस हिस्से का पैसा राजसमंद को मिलेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और मेरा मानना ये है, राजसमंद के अंदर जैसे राजसमंद है और रेल मंगरा है, ये दो भागों में विभाजित है। ये दो भागों में विभाजित न होकर एक भाग में विभाजित हो तो लगता है कि ये जिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जिला नहीं है। अभी वर्तमान में जिला बनाने के लिए दोनों को एक करना पड़ेगा। ये पंचायतें अलग अलग है, दोनों को एक कर इस क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है, हेमंत जी भाई साहब, मैं हमेशा आपका इंटरव्यू देखता हूँ, आप हर एमएलए के प्रत्याशियों के पास गए, मुझे अच्छा लगा, सबके विचार सुनने को मिला और आपने अच्छा काम किया इस क्षेत्र की जनता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी वालों को स्थानीय प्रत्याशी के साथ उस प्रत्याशी को मौका देना चाहिए जिसने पार्टी के अंदर काम किया हो, जिसने पार्टी का अग्रिम सदस्य हो, पार्टी की बैठकों में आया हो, पार्टी के धरने प्रदर्शन हर सभाओं में या हर कार्यक्रम में आया हो, उस जो भली भांति कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा को जानता हो और क्षेत्र की समस्या को जानता हो। ऐसे नहीं हो कि कोई रहता कह दे कि रहता मैं एक उद्योगपति हूँ, पैसे के दम पे लेकर टिकट आ जाए, तो वो एक गलतफहमी में सोच रहा होगा कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा। कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, स्थानीय हो और ज़मीन से जुड़ा हो, पार्टी की विचारधारा रखता हो और क्षेत्र का विकास करता हो, उसको मौका मिले तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और प्रभु द्वारिकाधीश जी की ये पावन धरा है और ये क्षेत्र का विकास संभव होगा और सभी मिलजुल कर करेंगे तो अच्छा होगा। हालांकि संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश थी दिलीप जी के द्वारा कि भाजपा और कांग्रेस का संतुलन बिठाया जाए, मगर प्रत्याशी की जिस एक बारीक नब्ज को टटोलने का प्रयास किया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कुछ संकेत थे, क्योंकि जो इस चुनावी परिदृश्य में दावेदारों के आगे और पीछे होने की जो दौड़ चल रही है, उस दौड़ में कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़े उद्योगपति का नाम आ रहा है। तो अभी जो स्थानीय विधायक और बाहरी विधायक पर गोविंद भाई साहब ने कहा, अगर ऐसा होता है कोई कार्यकर्ता दरकिनार करके उद्योगपति के नाम का कोई टिकट यहाँ वितरण होता है, फिर आपकी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आपकी क्या राय रहेगी, कैसा क्या रहेगा? दिलीप जी ने सिर्फ कांग्रेस के लिए कहा हो ऐसी बात नहीं है। हरिओम सिंह जी के जो पुत्र हैं कीवी बना, वो भी उद्योगपति हैं, उन्होंने भी बीजेपी की जाजम कभी नहीं उठाई है। और किरण महेश्वरी की जो बेटी हैं वो भी बहुत बड़े उद्योगपति की बेटे की बहू है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जाजम कभी नहीं उठाई है। दिलीप जी ने जो भी कहा है आप उसको एक एंगल पे मत ले जाइए। उन्होंने अभी जो मुख्य दावेदार हैं दोनों ही पार्टी में 3 हैं और उन तीनों के लिए कहा है कि सिर्फ उद्योगपति आएगा तो वो जनता के क्षेत्र की तो समस्या है उसके बारे में नहीं जानेगा। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात करी है, उद्योगपति इस राजसमंद में हजारों हैं। जेके टायर फैक्ट्री जो है उसकी मदर फैक्ट्री राजसमंद में कांकरोली में, लेकिन जेके फैक्ट्री ने 100 रुपए के पौधे लगा दिए रोड के किनारे पे, उस पर ट्री गार्ड लगा दिया जेके टायर फैक्ट्री। ऐसा एक भी बड़ा विकास कार्य आप बताइए, इतना बड़ा उद्योगपति है जेके टायर जिसने राजसमंद में कोई बड़ा काम किया हो। लेकिन हम जो उद्योगपति का जो नाम चल रहा है कांग्रेस से, वो उद्योगपति है तो है, लेकिन वो सबसे बड़ा समाज सेवी आज राजसमंद में सबसे पहला नंबर अगर समाज सेवी है तो वो है। उन्होंने अपने अभी क्या कि वो केलवा के निवासी हैं तो वो केलवा तक सीमित है। उन्होंने केलवा में लगभग 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए डोनेट कर स्कूल, शमशान, हॉस्पिटल
इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य जो है वो उन्होंने करवाए हैं। एक भी उद्योगपति ने ऐसा किया हो अपने क्षेत्र में तो आप बताइए। अगर उनका क्षेत्र हम बढ़ाते हैं, अभी वो केलवा तक सीमित है, अगर हम उनको पूरा राजसमंद क्षेत्र देते हैं तो जो आदमी जो कहते हैं ना घाट के पैसों से गोपीचंद घिस रहा है, अगर उसको सरकार का साथ और मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे बड़े नेताओं का ये सोचना है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि खुद समाज सेवी और घाट के पैसे से सेवा करने वाला है। तो जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो अपने आप विकास तरक्की करेगा, ऐसा हो सकता है हमारे बड़े नेताओं का सोचना हो। गोविंद जी भाई साहब बड़े मजे हुए पुराने नेता है, इतने जल्दी फंसते नहीं है। कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक जरूर विषय, क्योंकि अभी हमारे साथ भाजपा से पूर्व चेयरमैन रहे हुए महेश जी भाई साहब भी है, तो कांग्रेस से अभी वर्तमान में उपसभापति चुनीलाल जी पंचोली भी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग रोज़ मिलते होंगे, अनेक बातें होती होगी, मगर मैं चाहता हूं शहर के लोग भी जाने कि एक पूर्व सभापति नवनिर्वाचित उपसभापति को इस शहर के विजन को लेकर क्या राय देते हैं। मैं आपके माध्यम से अभी राजसमंद में जो अभी चुनाव नगर परिषद के, उसमें सभापति बने अशोक जी टाँक, उप सभापति बने श्री चुनीलाल जी साहू को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और इनसे अपेक्षा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र और आगे विकास की ओर बढ़ें। 1972 के बाद 1972 के बाद नगर पालिका के चुनाव 1990 में हुए थे। उसके बीच में जो प्रशासक यहाँ लगे रहे, और निश्चित ही जो प्रशासक लगते हैं तो वो उनका ध्यान विकास की ओर कम जाता है। उनके काम रूटीन काम होते हैं, सड़क बनाना, नाली बनाना, छोटे मोटे काम वो करके उनका समय निकालते हैं। 90 के बाद जब चुनाव हुए तब उस वक्त नगर परिषद की आर्थिक स्थिति यहाँ कमज़ोर थी, तभी सभी पार्षदों ने और हम सब ने मिलकर जो राजसमंद के लिए हो सकता है वो करने का प्रयास किया है। उसके बाद मेरे बाद भी जो भी रहे, परमानंद जी रहे, दिनेश जी रहे, जगदीश जी रहे, अशोक जी रहे, आशा जी रहे, सभी ने अपनी ओर से प्रयास किया कि राजसमंद नगर परिषद का विकास हो। और आज जो ये नगर परिषद बोर्ड बना है, निश्चित ही वो सुरेश जी पालीवाल रहे हैं, उन सब ने भी अपनी ओर से प्रयास किया, राजसमंद नगर परिषद आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजसमंद में अगर विकास करना है तो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ कमी है वो रोडों की है। अगर हम राजसमंद की जो बड़ी बड़ी रोडें हैं 4 लेन, एक तो जो आप अजमेर रोड, एक बिलवाड़ा रोड, अगर इनको हम बस हम मिला सकें तो निश्चित ही राजसमंद का जो विकास है, एक तो यहाँ बड़ी समस्या रहती है रोडों की, ट्रैफिक जाम होता है। अगर ये उन दोनों को जोड़ने के लिए 1 या 2 रोड अगर हम संपर्क सड़क निकाल पाएँ, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष था 2005 में, तब मैंने ये 100 फीट रोड और 50 फीट रोड ये निकाली थी, लेकिन उसके बाद ये निकल नहीं पाई। मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी जो बोर्ड है ये हम अगर आप हमारी आवश्यकता पड़ेगी राय लेंगे, हम भी राय देंगे। आम जनता में भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिनके पास अच्छे विचार होंगे जो राजसमंद के प्रतिशत को आगे बढ़ा सकें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर राजसमंद को अपन ये दोनों 4 लेन को अगर सड़क से जोड़ पाएँ तो निश्चित राजसमंद का विकास होगा। इसके अलावा भी यहाँ से एक दूसरी बड़ी कमी है सामुदायिक भवन की। लोगों की शादी होती है, उसके लिए अगर बड़ी बड़ी शहरों में देखा होगा अपन ने, जगह जगह उदयपुर नगर परिषद में भी है, यहाँ बड़े बड़े सामुदायिक भवन बन जाए तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। इसके साथ ही मेन समस्या जो ये दोनों ही थी, लेकिन अगर इसके अलावा भी लोगों के विचार आएंगे और माननीय सभापति उपसभापति के नेतृत्व में ये बोर्ड कुछ करेगा और हम हमारे से आम जनता जो सहयोग मांगेगी। राजसमंद की जनता विशेषता रही है, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन विकास के लिए जनता हमेशा तत्पर रहती है। वो चाहती है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, उनका पहला लक्ष्य विकास ही रहता है, राजनीति बहुत बाद में रहती है। मैं माननीय चुनीलाल जी को बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में राजसमंद नगर परिषद और आगे बढ़े और जनता का विकास हो। जनता का विकास एक आखिरी सवाल के रूप में, क्योंकि महेश जी भाई साहब ने भी कुछ सलाह दी, कुछ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी विभिन्न वर्गों के पास जाके उनकी समस्याएं ला रहे हैं कि हम वो उपचुनाव के बाद प्रत्याशी से क्या चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं हमने उन उम्मीदों को वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उम्मीदें हम नगर परिषद के माध्यम से पूरी करवा सकें। तो जल्दी उन उम्मीदों को लेकर हम आपके पास ही पहुँचेंगे कि लोगों की वास्तविकता में क्या क्या आप लोगों से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के और
महेश जी भाई साहब की सलाह के अनुसार आगे नगर परिषद से हम उम्मीद करें कि इस बार कुछ न कुछ बड़ा कांग्रेस एक नई दिशा में शहर को ले जाने का प्रयास करेगी। महेश जी भाई साहब ने अच्छे सुझाव दिए हैं। जो नगर परिषद का काम है, हम जैसे कम्युनिटी हॉल है वो हमने अभी घोषणा की, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। आदरणीय हमारे शहरी मंत्री शांति धारीवाल जी पधारे यहाँ पर, उनके द्वारा घोषणा की गई हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। और जो झील के अंदर जो बोर्ड और हम ये काम कर रहे हैं उनका टेंडर भी हो चुका है, वह भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा पर्यटन की दृष्टि से। और विकास के कार्य है, यहाँ पे लाइब्रेरी हम खोलने जा रहे हैं गांधी पार्क के अंदर वापस। हम माननीय यहाँ के सचिव है भगवत जी भोजक, वो हमें लेटर दे के गए कि यहाँ पे वाचनालय खोला जाए, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। रहा सवाल रोडों का, वो रोडों का हम बहुत जल्दी सभी से शहर के अंदर वो मास्टर प्लान की कॉपी मंगवा कर उसको जांचेंगे और उसकी रोड के बारे में चर्चा करेंगे। और जब भी राजसमंद के प्रबुद्ध जन हैं उनसे राय मशवरा कर हम सभी 45 ही पार्षद मिलकर इस शहर के विकास में भागीदार बनेंगे। और जो विकास कार्य हमारे टाइम पर हमारी सरकार द्वारा किया गया है, जैसे RK हॉस्पिटल है, ये सभी कांग्रेस की टाइम पे बने हुए हैं। अभी कोई नया हॉस्पिटल यहाँ पे उद्धार नहीं हुआ है। जैसे डिस्पेंसरी हमारी राजनगर है, उसको भी सुचारू रूप से और अच्छा चालू रहे 24 ही घंटे सेवा के अंदर। जो यहाँ के राजसमंद, राजनगर, कांकरोली के लोग जहाँ RK रात को नहीं जा सकते हैं वो, तो राजनगर जाकर अपना इलाज करवा सके, ऐसी सुविधा भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और भी जो भी विकास कार्य होंगे इस बोर्ड के माध्यम से हम और शहर की प्रबुद्ध जनता के माध्यम से इस शहर को विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, हम ये सोचते हैं। इसी क्रम में हम राजेश जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बड़ी सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सुनी है। आप अपने किस प्रकार से इस सारी चर्चा के बाद में आपकी तरफ से क्या विज़न निकल के आता है? मैंने सभी को सुना है, विशेष तौर से मेरे आदरणीय गोविंद अंकल हैं, उन्होंने हमारे बीजेपी पे बहुत हमले बोले हैं, तो मैं उसका छोटा सा 1-2 जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि किराएदार और मकान मालिक वाली बात बोली है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपन तो इस दुनिया पे किराएदार है, ये शरीर भी खुद अपना नहीं है, तो किराएदार मकान मालिक की बात करना सही नहीं है। फिर उन्होंने बोला है कि किरण जी माहेश्वरी के लिए बोला है कि उन्होंने कोई बड़े काम नहीं किए। साहब, उनको जनता ने 3 बार जिताया है, कोई ऐसे नहीं जीता है। वोट आदमी ऐसा नहीं देता, विकास के नाम पे वोट देता है। कोई बैठने जाता है उससे कोई वोट नहीं देता है, कोई शादी में चला जाए उससे वोट नहीं मिलते हैं। 3 बार विधायक रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज किरण जी माहेश्वरी नहीं है तो उनको उनकी कमी कितनी खल रही। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको मैं। आज मैंने भी एक नई कार खरीदी है, उसका नया पास मेरा अब नहीं बन रहा है टोल नाके का। क्यों नहीं बन रहा है? आज किरण जी के जाने की ही देर लगी बस, तो उन्होंने पास बनाना ही बंद कर दिया बिल्कुल। अच्छा, एक अंकल ने एक बात और बोली थी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं तनसुख जी बोरा के लिए बताया था कि वो बहुत पैसे वाले हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो ये खुद मान रहे हैं कि बाकी के दूसरे जो भी आएंगे वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो आप खुद देखो कि जो भी कांग्रेस के, इनको लग रहा है कि कांग्रेस को और दूसरे उम्मीदवार होंगे वो भ्रष्टाचार करेंगे, तो देख लीजिए आप। अब कहीं ना कहीं चर्चा थोड़ी गर्म होती दिख रही है। एक बार पुनः चुनीलाल जी भाई साहब कुछ अपनी तरफ से कमेंट करना चाहते हैं, साथ में फिर हम गोविंद जी भाई साहब से भी पुनः उनसे जानेंगे कि ये जो एक बार वापस बॉल आपके पाले में आई है उस पर आप क्या विचार रखते हैं? मैं मेरे प्यारे अनुज भतीजे को मैं कहना चाहता हूँ, राजेश जी को, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक सुझाव दिया कि उद्योगपति है भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उनके अंदर सेवा करने का लक्ष्य है। जो भामाशाह के तौर पर जाना जाते हैं, जो हॉस्पिटल बनाए और उन्होंने जो शमशान घाट के ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, क्या आप उनसे भ्रष्टाचार की बू रखते हैं? भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर बताता हूँ मैं। जब हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्टाचार के नाम से उनको हटाकर और दूसरे चेयरमैन काबिज हुए हैं। क्या ये नहीं जानते भ्रष्टाचार कहाँ हुआ था? मैं मेरे राजेश जी को बताना चाहता हूँ, पहले वहाँ पे अपना ज्ञान टंटोल ले, किसको भ्रष्टाचार के हटाया है, किसको नहीं हटाया है। फिर भी इस विषय में मेरी तरफ से एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। हालांकि भ्रष्टाचार या दूसरी विकास की दूसरी सारी चर्चाओं के इतर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक आम कार्यकर्ता के हक को नहीं मारा जा रहा है? कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद लेके नहीं चलेगा कि यार मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं टिकट नहीं लेके आ पाऊंगा या मेरे को अवसर नहीं मिलेगा। मेरा तो यही कहना है सर, कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को मत देती है, मेरा जहाँ तक मानना है। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाहर का कैंडिडेट नहीं ली है, स्थानीय को ज़्यादा महत्व दिया है। चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा भी हो, कांग्रेस की विचारधारा कौन सी भी हो, अपन चाहते हैं राजसमंद का विकास कैसे हो।
क्योंकि सरकार वर्तमान के अंदर कांग्रेस की है। अगर विधायक कांग्रेस का बनता है तो विकास के काम अधिक होंगे, और जो भी कांग्रेस जिस प्रत्याशी को लाएगी और हाथ का सिंबल लेके आएगी, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ तन मन धन से लगेंगे।